नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक का, जो कि है कोलेस्ट्रॉल्स। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ऋषि लोहिया, सीनियर इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट, किम्स किंग्सवे हॉस्पिटल, नागपुर। जैसे हमें पता है, आए दिन हम सुनते रहते हैं हार्ट अटैक के पेशेंट्स बहुत कम उम्र में होने लगे हार्ट अटैक्स। दिन ब दिन हार्ट अटैक का जो चांसेस है और प्रिवलेंस है, वो बढ़ता जा रहा है। तो बहुत सारे पेशेंट्स हमें पूछते हैं कि क्या कारण है, किस कारण से हार्ट अटैक हो रहा है, किस कारण से प्रॉब्लम बढ़ रहा है। जैसे कि हमें पता है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस, मोटापा, एक्सरसाइज कम होना, ये सब कारण हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ाता है। इसी के साथ एक जो महत्वपूर्ण कारण है, वो है खून में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा ज्यादा रहना, जिसको हम हाई कोलेस्ट्रॉल्स कहते हैं। हम आज के सेशन में समझने की कोशिश करेंगे कोलेस्ट्रॉल्स क्या रहते हैं, उनका बॉडी में क्या फंक्शन है, वो किस तरह से शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, और अगर किसी के कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाए तो उससे क्या नुकसान हो सकता है और उसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कोलेस्ट्रॉल्स यानी क्या। देखिए, बॉडी के अंदर जब हम जो भी आहार लेते हैं, डाइट लेते हैं, इसके तीन मुख्य कंपोनेंट होते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा होता है प्रोटीन्स, तीसरा होता है फैट्स। अभी जो फैट्स है, ये हमारे एनर्जी रिच सोर्स रहते हैं, ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, और इसका एक जो प्रकार होता है उसे हम कोलेस्ट्रॉल्स कहते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल्स बॉडी का एक नॉर्मल कंपोनेंट है। इसके बॉडी में कई तरह के इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी है, और बॉडी में भी कोलेस्ट्रॉल की निर्मित या प्रोडक्शन होता है। बट बाहर से हम जो कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, जो बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है, वो बॉडी उसको रेगुलेट करके नॉर्मल मेंटेन करती है। बट जो हम बाहर से कोलेस्ट्रॉल्स का सेवन करते हैं डाइट के थ्रू, ये बॉडी में जमा होते हैं, और लीवर में से ये एब्सॉर्ब होने के बाद ब्लड द्वारा डिफरेंट ब्लड वेसल्स को कैरी किए जाते हैं। अब अगर ये कोलेस्ट्रॉल्स हमारे ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो, जैसे हार्ट की ब्लड वेसल्स में, तो ये हार्ट अटैक कर सकते हैं। अगर ये ब्रेन की ब्लड वेसल्स में ब्लॉक करे तो पैरालिसिस होता है, और कभी कभी ये पैरों की नसों को ब्लॉक करते हैं, जिसको हम पेरिफेरल आर्टरी डिसीज कहते हैं। ये वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल्स के कई टाइप होते हैं। आपने आम दौर पे सीखा होगा, सुना होगा, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेजेस बढ़ाने के अंदर सक्षम होता है, और इस कारण से इसकी मात्रा हमें कम से कम रखनी होती है। दूसरा एक जो हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल होता है, उसे ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स भी अगर खून में ज्यादा हो, जो जनरली अल्कोहल जो ज्यादा सेवन करते हैं, या जिनको डायबिटीज है, थायराइड का इश्यू है, ऐसे पेशेंट्स में पाया जाता है, तो ट्राइग्लिसराइड्स भी हार्ट का प्रॉब्लम करने का चांसेस बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल्स नॉर्मल मात्रा में शरीर में रहना बहुत जरूरी है, इनके नॉर्मल फंक्शंस है। बट जैसे हमें पता है, अगर कोई भी चीज अति में हो या लेवल्स बहुत ज्यादा हो जाए तो नुकसान कर सकते हैं। वैसी बात है, अगर कोलेस्ट्रॉल ब्लड में ज्यादा हो जाए तो ये सब दिक्कतें करते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल्स कहाँ से आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, पहली चीज, कुछ मात्रा में ये शरीर में बनते हैं, और बाकी जो हम खान पान लेते हैं, इसके अंदर से कोलेस्ट्रॉल्स बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। अब जब हम फैट्स की बात करते हैं, तो डाइट के हर प्रकार के डाइट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मात्रा में फैट्स होते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ बैड और बैड कोलेस्ट्रॉल्स, या बैड फैट और गुड फैट के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि वो जो फूड मटेरियल है वो अच्छा है या नहीं है। जैसे हम कहते हैं जंक फूड, फ्राइड फूड, या फिर बहुत ज़्यादा हेवी नॉन वेजिटेरियन डाइट अगर हम लेते हैं, तो इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल्स की मात्रा ज़्यादा होती है। इन पदार्थों के सेवन से हार्ट अटैक होने के और बाकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस बढ़ते हैं। अगर हम ज़्यादा एनर्जी अगर लेते हैं, अगर हम कोलेस्ट्रॉल्स भी नहीं ले रहे हैं, बट अगर हम ज़्यादा एनर्जीज या ज़्यादा कैलोरीज डे टू डे लाइफ में अगर लेते हैं, तो बॉडी इन एक्स्ट्रा कैलोरीज को भी फैट्स में कन्वर्ट करके बॉडी में डिपोजिट करती है, जिसको हम चर्बी कहते हैं या जिसको हम मोटापा कहते हैं। अगर हम फैट्स डाइट में नहीं ले रहे हैं, बट हम कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो भी बॉडी में फैट्स में कन्वर्ट होके हमें हानि या क्षति पहुंचा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें हमारे डाइट पे नियंत्रण रखना है। हम कितना अमाउंट में, क्वांटिटी में खाना खा रहे हैं, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हम क्या खा रहे हैं। तो कुछ जो सोर्सेज होते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था, जंक फूड होता है, फ्राइड फूड होता है, बहुत डीपली फ्राइड कोई भी फ्रूट प्रोडक्ट है, तो ये अगर हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये डेफिनेटली शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। हमें एक संतुलित आहार लेना चाहिए, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स की मात्रा सही हो, जिसमें नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो, फाइबर्स ज़्यादा हो, नॉन वेजिटेरियन डाइट बहुत ज़्यादा ना हो। अगर हम ऐसा डाइट लेते
तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ना या हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम रहेंगे। अब हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल किस लेवल पे चल रहा है और हमें इसके लिए क्या करना है? तो इसके एक सिंपल टेस्ट होती है, जैसे एक ब्लड टेस्ट होती है, जिसे हम कहते हैं लिपिड प्रोफाइल। अब जब किसी इंडिविजुअल का लिपिड प्रोफाइल होता है, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे बॉडी में डिफरेंट कोलेस्ट्रॉल्स के, हमारे ब्लड में डिफरेंट कोलेस्ट्रॉल्स के लेवल कैसे चल रहे हैं। अगर किसी का एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो नेचुरली फिर उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का सजेशन दिया जाता है और ज़रूरत पड़े तो मेडिसिन स्टार्ट किया जाता है। जो गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जिसको एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसे बढ़ाने के लिए मेडिसिन का बहुत रोल नहीं है। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और अच्छा डाइट लेते हैं, तो डेफिनेटली एचडीएल कोलेस्ट्रॉल्स बढ़ते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स अगर किसी का बढ़ा हुआ है, तो अगेन डाइट और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना होता है। कुछ बैड हैबिट्स है, जैसे एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, सो उसे हमें कम करना होता है। अक्सर पाया गया है कि अगर कोई इंसान का अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, तो बहुत सी बार इनको शुगर या थायराइड का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स में अपन शुगर और थायराइड भी चेक करके पता कर सकते हैं उन्हें डायबिटीज या हाइपोथायराइडिज्म का इश्यू तो नहीं है। अब एक और जो कंफ्यूजन होता है थायराइड प्रोफाइल या लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट का, वो ये होता है कि वो खाली पेट करना है कि रैंडमली हम कुछ खा के भी कर सकते हैं। सो स्टडीज में पता चला है कि जब हम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करते हैं, तो इसमें जो ट्राइग्लिसराइड की मात्रा है, ये खान पान से, अगर हमने इमीडिएट पास 3-4 घंटों में अगर डाइट लिया तो चेंज हो सकती है। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पे इसका बहुत फर्क नहीं पड़ता है। सो अगर हम फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कर सकते हैं तो सबसे सही है, लेकिन अगर कोई कारण से पॉसिबल नहीं है, कोई टेक्निकल चैलेंज है, तो आप रैंडम लिपिड प्रोफाइल भी करते हो तो वो चलता है। इतना ही है कि जब आप वो रिपोर्ट कोई डॉक्टर से डिस्कस करते हो, तो उन्हें आपको बताना है कि वो फास्टिंग था या कुछ खाने पीने के बाद था। बहुत सी बार यह देखा गया है कि कोई पेशेंट्स आते हैं जिनको कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज अदरवाइज नहीं है, और उन्होंने रैंडमली लिपिड प्रोफाइल चेक किया और उनके ट्राइग्लिसराइड्स काफ़ी बढ़े हुए हैं। ऐसे होने के 2-3 कारण होते हैं। एक, अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करने के 4-5 दिन पहले, 3-4 दिनों में अगर उन्होंने लिपिड अल्कोहल का कंजम्पशन किया है, तो हो सकता है कि उनका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ के आए। सो उसको आपको क्या बोलते, तो फिर से रिपीट करना चाहिए, कम से कम 8 से 10 दिन अल्कोहल को बंद करके। दूसरा चीज़ है, अगर किसी का शुगर्स अनकंट्रोल्ड है, अगर शुगर्स बढ़ा हुआ है, तो उसके अंदर आपको शुगर्स कंट्रोल करने के बाद आप फिर से अगर ट्राइग्लिसराइड चेक करते हो, तो हमें उसका एग्जैक्ट इवैल्यूएशन हो जाता है। थायराइड के पेशेंट्स के अगर थायराइड कंट्रोल नहीं है और ऐसी स्थिति में हम अगर लिपिड प्रोफाइल करते हैं, तो फिर से हमारे रिपोर्ट्स एक्यूरेट नहीं आते। सो पहले थायराइड कंट्रोल करते हैं और फिर लिपिड प्रोफाइल रिपीट किया जाता है। अब एक अक्सर जो पूछा जाता क्वेश्चन है वो ये है कि नॉर्मल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल्स क्या होना चाहिए। सो अगेन, वन साइज फिट्स ऑल ये कोलेस्ट्रॉल के लिए सही नहीं है। सो हम जब कभी भी कोई पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट देखते हैं, तो साथ में हम ये देखते हैं कि उस पेशेंट को क्या क्या रिस्क फैक्टर्स है। रिस्क फैक्टर्स यानी अगर उसे शुगर है, उसे डायबिटीज है, पहले कभी हार्ट अटैक हुआ है, या उनका एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी हुआ है, या फिर उनका किडनी का कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल से नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में अपन कोलेस्ट्रॉल का, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफ़ी कम टारगेट करते हैं, जो हम 70 से कम मेंटेन करने का कोशिश करते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल है जिसको अदरवाइज कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज नहीं है, सो ऐसे केसेस में इवन 100 तक के एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा एक्सेप्टेबल होती है। अब हर बार अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुए हैं, तो क्या मेडिसिन की ज़रूरत है? अगेन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कैसा है कि अगर हम नेचुरली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अगर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर हमें मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन अगर हमें लगता है कि हमने हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का जो पैटर्न है, या लाइफस्टाइल जो पैटर्न है, वो हमने हमारा हमारा बेस्ट ट्राई किया है, यानी हम एडिक्वेट 30 टू 40 मिनट एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, जंक फूड बंद कर दिया है, अल्कोहल कंजम्पशन एकदम लिमिटेड है, और इसके बाद भी अगर कोलेस्ट्रॉल्स हाई है, तो फिर शायद मेडिसिन की ज़रूरत पड़े। अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है, या किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, या हार्ट के नसों में ब्लॉकेज है, तो ऐसे पेशेंट्स में अमेरिकन कार्डियोलॉजी सोसाइटी और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी सजेस्ट करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि ऐसे पेशेंट्स ने इररिस्पेक्टिव ऑफ उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लेनी चाहिए। क्योंकि स्टडीज़ में पता चला है कि ऐसे पेशेंट्स में जितना हम कोलेस्ट्रॉल कम करें,
उतना ही फ्यूचर में प्रॉब्लम होने का चांसेस कम होता है। सो हर इंसान जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, बट ये भी इतना ही सही है कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और नेचुरली कंट्रोल नहीं हो रहा है या रिस्क फैक्टर है जैसे डायबिटीज़ या हार्ट डिसीज़, तो ऐसे पेशेंट्स ने कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन लेके काफ़ी जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस है जैसे हार्ट अटैक या फिर और पैरालिसिस या कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, वो टालने में मदद हो सकती है। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है और रेगुलरली फॉलोअप रखना है। अब अगर किसी को एक बार कोलेस्ट्रॉल्स का मेडिसिन स्टार्ट कर दिया, सो ऐसे पेशेंट्स को हम हर 3 महीने से लिपिड प्रोफाइल चेक करते हैं, पहले 1 साल तक के, और टारगेट करते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल्स नॉर्मल रहे। डिपेंडिंग अपॉन कोलेस्ट्रॉल लेवल मेडिसिन्स का डोजेस हम मॉडिफाई करते हैं, और एक बार कोलेस्ट्रॉल का लेवल अचीव हो जाता है, तो फिर हम 6 मंथली या 1 साल में एक बार भी कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करके हम इसको रेगुलरली मॉनिटर कर सकते हैं। काफ़ी डिस्कशन सुनने में आता है कि कोलेस्ट्रॉल्स के मेडिसिन्स के बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या कोलेस्ट्रॉल के मेडिसिन्स लेना ज़्यादा नुकसानकारक है, उसका बहुत कोई फ़ायदा नहीं है। सो फ्रेंड्स, देखिए, रूमर्स या क्या लूज़ टॉक होता है, इसके ऊपर बिलीव ना करते हुए हमारे पास क्या स्टडीज़ है, क्या पब्लिश्ड डाटा है, हमने इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हम आज तक के जितने स्टडीज़ पब्लिश हुए, जो भी हमारे पास लिटरेचर में नॉलेज है या फिर जो भी रिसर्च हुआ है, इसमें ये क्लियरली पता चला है कि अगर हम कोलेस्ट्रॉल की मात्रा संतुलित या उससे कम मेंटेन करें, तो डेफिनेटली हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांसेस कम है। सो इन स्टडीज़ को रिस्पेक्ट देते हुए, जो हमारा साइंटिफिक मेडिकल नॉलेज है, इसको रिस्पेक्ट देते हुए हमने मेडिसिन्स या फिर लाइफ़स्टाइल मॉडिफिकेशन जो भी आपके डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं, इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद पेशेंट्स को कोई सिम्पटम्स में डिफरेंस नहीं महसूस होता है, और इसी कारण से ऐसा हमारा ऑब्जर्वेशन है कि बहुत सारे पेशेंट्स ये मेडिसिन कुछ समय बाद बंद कर देते हैं या इसको रेगुलरली नहीं लेते। मन से हफ्ते में 1 बार, 2 बार या फ्रीक्वेंसी खुद के हिसाब से चेंज कर देते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, कतई सही नहीं है। अगर हम ऐसी गलतियाँ करते हैं, तो डेफ़िनेटली हाई कोलेस्ट्रॉल्स के कारण हार्ट के आर्टरीज़ या ब्रेन के आर्टरीज़ में चोकअप आके हार्ट अटैक, पैरालिसिस, ऐसे सब इश्यूज़ हो सकते हैं। अब हम अगर कोलेस्ट्रॉल के मेडिसिन्स का साइड इफ़ेक्ट अगर सोचते हैं, तो स्टडीज़ में पाया गया है कि जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है, वो 1000 लोगों को अगर कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन देते हैं, तो उसमें से हार्डली 2 लोगों को मेजर या सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट होता है। बाकी जो पेशेंट है, ऑलमोस्ट 99.5% जो पेशेंट्स हैं, इसको सेफली टॉलरेट करते हैं। देयर कुछ डिस्कशन हुआ था कि कोलेस्ट्रॉल के मेडिसिन से डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ता है। फिर से अगर हम रिसेंट डाटा देखते हैं, तो ये पिक्चर क्लियर है कि अगर बहुत सारे पेशेंट्स जो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन्स काफ़ी समय से ले रहे हैं, रादर हर वो पेशेंट जिसको हार्ट अटैक हुआ है या जिनका एंजियोप्लास्टी या बाईपास हुआ है, ऐसे पेशेंट्स, मेजॉरिटी पेशेंट्स को कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड मेडिसिन चल रहे हैं। और हमारे ऑब्जर्वेशन में या स्टडीज़ में, रिसेंट स्टडीज़ में ऐसा कतई नहीं पाया गया है कि डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ रहा है। सो ये जो सब डिस्कशंस है, ये लूज़ टॉक्स है, प्रोबेबली ये ना देखते हुए क्या आपके जो डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहे हैं या जो साइंटिफिक लिटरेचर है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, इसी को देख के हमें इसको फॉलो करना चाहिए, ताकि हमारे शरीर को हम नुकसान ना पहुँचाएँ। अब कुछ कॉमन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड, एक जो कॉमन क्वेश्चन होता है वो ये है कि कौन से तरह का ऑयल बॉडी के लिए या हार्ट के लिए अच्छा होता है। देखिए, जब हम ऑयल की बात करते हैं, सो हमारे कंट्री में, इंडिया में, जो कुकिंग पैटर्न है वो वेस्टर्न पॉपुलेशन से अलग है। हमारे यहाँ हम डीप फ्राई करते हैं। हम डीप फ्राइंग के कारण हमारा जो ऑयल रहता है, इसके जो कंपोनेंट है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। जब हम बात करते हैं या कोई 2 ऑयल को कंपेयर करते हैं, सो हम इनका कंपोज़िशन देखते हैं। अलग-अलग तरह के कंपोनेंट्स होते हैं ऑयल के अंदर, जिसको फैटी एसिड्स कहते हैं। 2 तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो शरीर के लिए अच्छे हैं, और एक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हार्ट के ब्लॉकेजेस में या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में इनका रोल होता है। तो नेचुरली ऐसे ऑयल जिसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कम है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा है, ऐसे ऑयल को अगर हम सिलेक्ट करते हैं, वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अब अगर हम जो कुछ ऑयल्स है जैसे सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ऑलिव ऑयल, इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या प्यूफास जो बोलते हैं, इसकी मात्रा अच्छी है।
लेकिन हम इंडियन वे से अगर इसको कुक करते हैं, अगर हम डीप फ्राई करते हैं, तो ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है या जो प्यूफा है, ये ऑक्सीडाइज होकर सैचुरेट हो जाते हैं। अगर ये सैचुरेट हो जाते हैं तो फिर ये वाले जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, ये बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। सो इंडियन कुकिंग पैटर्न में मैं आपसे ये कहूँगा कि हम टाइप ऑफ ऑयल से ज़्यादा कितना क्वांटिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ऐसा कहा जाए कि हर फैमिली में पर इंडिविजुअल 1 लीटर पर मंथ का ऑयल कंजम्पशन होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपके फैमिली में 4 लोग हैं, तो आपका जो मंथली कंजम्पशन है ऑयल का, ये 4 लीटर्स होना चाहिए। अगर हम इससे ज़्यादा अगर ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं, तो शायद ये शरीर के लिए हानिकारक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि घी और ऑयल, इसमें से बेटर क्या है? नेचुरली ऐसी मानता है कि घी को अच्छा माना जाता है। अगर वो गाय के दूध से बना हुआ घी है, तो वो बॉडी के लिए बहुत पोषक होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि ये जो मानता है, ये पूरी तरह गलत नहीं है। बट इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि घी हम कब डाइजेस्ट कर सकते थे या यूटिलाइज कर सकते थे, जब हमारे फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थे। जब हम साइक्लिंग करते थे, जब हमारे पास अ, वो इलेक्ट्रिकल वे कार्स, टू व्हीलर्स नहीं थी, वॉकिंग बहुत होता था, लोग खेतों में काम करते थे, फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी हेवी थी। ऐसे वक्त में हम घी को टॉलरेट कर सकते थे, या डी घी का जो एनर्जी है उसको हम यूटिलाइज कर सकते थे और उसके कारण नुकसान नहीं होता था। आज की लाइफ में जब सब कुछ ऑटोमेटेड हो गया है, हमारा फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गया है, घी बहुत ही ज़्यादा सैचुरे आई वुड से कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो अगर हम घी लेते हैं तो उतना फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगा, इसके कारण बैड कोलेस्ट्रॉल्स के लेवल बढ़ेंगे और ये नुकसानकारक होगा। घी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ऑयल। सो नेचुरली घी का जो बॉडी के लिए नुकसान है, वो ऑयल से ज़्यादा है। सो अगर कोई मुझे अगर पूछता है कि ऑयल और घी के बीच में अगर कुछ चूज़ करना है, तो प्रोबेबली जो ऑयल है वो कंपैरेटिवली सेफर है। बट एट द सेम टाइम क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल ले रहे हो, तो वो भी इतना ही हार्मफुल होगा। सो ये हमें ध्यान देना होगा। अगर हम बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन डाइट की, सो पहला कंपोनेंट जो बहुत कॉमनली कंज्यूम होता है, एक का जो येलो पार्ट होता है, जो एग योग होता है, इट इज़ प्योरली कोलेस्ट्रॉल एंड नथिंग एल्स। सो वो बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। सो जो भी पेशेंट्स है जिनको हार्ट डिसीज है या जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई है, सो ऐसे इंडिविजुअल्स ने एग को बॉईल करके उसका येलो पार्ट डिस्कार्ड करना चाहिए। व्हाइट पार्ट जो होता है, इट इज़ प्योर प्रोटीन्स एंड वो हम सेफली ले सकते हैं। वो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन आपके लिए हो सकता है। रेस्ट ऑफ द नॉन वेजिटेरियन डाइट की हम बात करते हैं, चिकन, मटन और इफ यू टॉक अबाउट फिश, सो इन तीनों कंपोनेंट में जो फिश होता है, दैट हैज लीस्ट अमाउंट ऑफ फैट्स एंड इसमें अगेन प्यूफास ज़्यादा होते। सो नेचुरली अगर इन तीनों में अगर हमें चूज़ करना है, तो हमें शायद फिश को चूज़ करना चाहिए। बट अगेन एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि पर से फिश अच्छा है, बट आप उसको किस तरह से कुक करते हो, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप उसको अगर डीप फ्राई करते हो या ऐसा कुछ करते हो, तो प्रोबेबली वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। सो इन अ नटशेल, कोलेस्ट्रॉल ऐसी चीज़ है कि जो हम डाइट को रेगुलेट करके काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। सो अगर आप चाहते हो कि आप ज़िंदगी भर तंदुरुस्त रहे, आपको हार्ट या ब्रेन पैरालिसिस रिलेटेड इश्यूज होने का चांसेस कम रहे, सो आप क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और फैट की मात्रा जितनी आप कंट्रोल में रखोगे, उतनी आपके लिए, आपके शरीर के लिए अच्छी रहेगी। अब कुछ लोगों में ऐसा होता है कि डाइट बहुत पर्टिकुलर होता है, लाइफ़स्टाइल बहुत पर्टिकुलर होता है, फिर भी इनके कोलेस्ट्रॉल्स बनते हैं या बहुत हाई रहते हैं। और इसका कारण प्रोबेबली रहता है इनहेरिटेड कोलेस्ट्रॉल डिसऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी ट्राइग्लिसराइडेमिया या प्राइमरी हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया। इन डिसीजेस में क्या होता है कि जेनेटिकली जो बॉडी का कोलेस्ट्रॉल को बनाने का और कोलेस्ट्रॉल या फैट्स को हैंडल करने का जो सिस्टम होता है, वो एबनॉर्मल होता है। और उस कारण से जो नॉर्मल बॉडी में रेगुलेशंस होने चाहिए और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा मेंटेन होनी चाहिए, वो इन पेशेंट्स की बॉडी मेंटेन नहीं कर सकती। सो अगर किसी को अ, सब हेल्थ रिलेटेड कॉन्शियसनेस रख के भी अगर कोलेस्ट्रॉल्स हाई आ रहे हो, तो जनरली ये जेनेटिक डिसीज के कारण हो सकता है। और ऐसे केसेस में उनको तो हमें ट्रीट करना ही होता है, प्लस उनके फैमिली को भी स्क्रीन करना होता है, उनके सिबलिंग्स को, उनके फर्स्ट डिग्री कजिन्स को, अंकल आंटीज को और पेरेंट्स को। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि उस इंडिविजुअल के फैमिली में और भी लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर हम उसको राइटली पिकअप करके अगर ट्रीट करते हैं, तो हम काफ़ी हद तक
चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, कोलेस्ट्रॉल ऐसा नहीं है कि आज हमने कंट्रोल कर लिया तो प्रॉब्लम टल गया, या आज बढ़ गया तो प्रॉब्लम हो गया। ये ऐसा है कि अगर हम आज से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स मेंटेन रखते हैं, तो जो फ्यूचर में आने वाले हार्ट और ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसको हम टैकल कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। सो अगर हमें समराइज करना है, तो कोलेस्ट्रॉल एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है बॉडी का। हो जाए तो ये बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। अगर कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को सही समय पे हाई लेवल्स को डायग्नोज करके अगर हम ट्रीट नहीं करते, तो वो हार्ट अटैक, पैरालिसिस, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज, लीवर प्रॉब्लम जिसको हम नैश कहते हैं, या पैनक्रेटाइटिस, ऐसे मल्टीपल इश्यूज कर सकता है। ये इजीली ट्रीटेबल इशू है अगर हम डायग्नोज करते हैं और इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट चालू करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद, तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपके या आपके फैमिली में किसी के कोलेस्ट्रॉल्स हाई है, तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श करें। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कंसल्ट करना है, तो आप किम्स किंग्स हॉस्पिटल में आ सकते हैं और कंसल्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डेली 10 से 5 बजे तक अवेलेबल हूँ। मैं चाहूँगा कि आप ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, रेगुलरली फॉलो करें, क्योंकि इस पे हम ऐसे हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स रेगुलरली मैं और मेरी टीम लाते रहेंगे, ताकि आपको कॉमन जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है इसके बारे में रेगुलर से हम जो साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करते रहे। ये वीडियो कुछ समय में यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगा, तो अगर आप चाहते हो तो बाद में भी आप ये शेयर कर सकते हो। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई कमेंट्स है, तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। आई ट्राई टू आंसर देम। So we have one question: what are the most common heart diseases and how we can prevent it? Mr. Ritesh, this is a very relevant question, I would say. So if you ask me, probably today, if you see 80 to 85% of the heart issues are nothing but because of the coronary artery disease, or what we call it as cholesterol related blockages in the blood vessels of the heart, leading to different types of heart attacks. And how to prevent it? So we all know there are multiple causes for it, or risk factors for the heart disease or coronary artery disease. There are diabetes, blood pressure, then the stress, less of physical activity, obesity, and high cholesterols. So if you probably try to keep your numbers in a normal range, that means maintaining your blood pressure in the normal range, regular checking and keeping your sugars in the normal range, maintaining cholesterols in the given ranges, maintaining right weight, that is the BMI of 18.5 to 25 kg per meter square, and doing 30 to 45 minutes of workout daily, at least 5 days a week, and getting rid of all kind of addictions like excess of alcohol, smoking, nicotine, tobacco chewing, or any kind of drug addictions, if at all you have. Doing all these things, probably 80 to 85% of the heart related issues are preventable. So now we have this question: how can I lower my cholesterol naturally, and what are the best foods that can lower cholesterol? So there are two things when we talk about the lowering cholesterol naturally. One is what you are eating, and then how much you are burning or utilizing. So what you are eating. So there is nothing like one food which is good for the cholesterol. Rather than that, what you'll have to have is a normal balanced Indian diet. When I say that, that means it has got equal component of carbohydrates, fats, less amount of cholesterols, and then seeing to it that you have a lot of raw vegetables and salads, and then you also take adequate amount of fruits. Now, talking about the other important thing, that is how you can burn the cholesterols, or how you can get rid of it. It is nothing but doing regular physical activity or regular exercise. So the American Heart Association recommends you should do 30 to 40 minutes of moderate intensity workout every day, 5 days a week. And if you are doing that, probably you're trying to maintain yourself in the healthy range. Now there are multiple other studies these days. We know that we have long sitting hours. So there was a recent study published wherein the authors found that after every 30 minutes of desk job, if you walk for 3 to 5 minutes, probably you can increase or add you can reduce the risk of getting heart related complications by almost 30%. Then one more study showed that even doing 3 to 5 minutes of strenuous physical activity, wherein your heart rate is more than 150 every day, has
the advantage of reducing the heart related complications by almost 16%. So whatever exercise is possible, ideally it should be 30 to 40 minutes a day. But if sometimes if you feel that it is not possible, making day to day life changes like using staircase instead of elevators, probably walking to nearby shops instead of using your two wheeler or four wheeler, trying to be active whenever you are probably thinking something, or if you are talking to somebody, just walking around in your office or at home, and seeing to it that after dinner also you walk at least 200 to 300 steps before going to bed. Probably these small things can definitely help you to control your cholesterols naturally. There is a question as to what is the best drink to lower cholesterol. Again, probably Mr. Ritesh is talking about the alcohol related drinks. So it is said that if you take alcohol in optimum amount, it does help to take care of the cholesterol levels. So if you go by the guidelines, it is recommended that when you are taking, when you drink 2 pegs or 60 ml of alcohol per day, 3 to 4 days a week is what is maximum recommended for boys or males, and for females the quantity is further lesser. It is 2 to 3 drinks every 2 days. Twice a week. So if you're trying to take alcohol in this much quantity, probably it will maintain your cholesterols and health. If the quantity exceeds, probably there will be a challenge. Now, the second issue with the drinking pattern in our countries, we have a lot of fried stuffs and food whenever people take alcohol, and that adds up to the negative effect of the alcohol. So probably if at all, it's better to avoid it. But if at all if you want to drink alcohol, it's better to regulate the amount and see to it you don't exceed it. Then there is a question as to, does obesity leads to heart attack? Definitely, obesity in medical terminology is called as metabolic syndrome. Obesity is nothing but excess of fats in the body. So when you have fats deposit in the body, at the same time, majority of the times the fats also get deposited in the blood vessels of the heart, and this leads to heart attack. It is said that obesity goes hand in hand with increased cholesterol, diabetes, and it also leads to increased risk of high blood pressure. Along with this, obese patients are known to have obstructive sleep apnea, what we call it as severe form of snoring, and all these are the high risk factors for getting a heart attack. So any individual who is obese and if he's not taking care of his weight, probably is going to land up in some or the other cardiovascular or heart related complication. I think there are no more questions. So I'll thank all of you for joining and making this discussion a very successful discussion and active discussion. I hope in future also we'll frequently connect with important health related topics. So see you till then. Bye.